वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल एनजे मेडिकल्स। सो इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था व्हाट इज दिस प्रीटर्म बेबी एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द प्रीटर्म बेबी। क्या क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये जो बेबीज हैं वो टाइम से पहले पैदा हो जा रहे हैं, 9 मंथ से पहले हो जा रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि क्या सिम्टम्स हैं इनके और किस तरह से आप आइडेंटिफाई करोगे वेदर इट इज प्रीटर्म और नॉट। वैसे तो आप अकॉर्डिंग टू द डिलीवरी आप कर सकते हो, लेकिन अभी हम देखने वाले हैं कि कितनी सीवियरिटी है या कितना ज्यादा साइन एंड सिम्टम्स इंक्रीज हो चुका है, या हमें उन साइन एंड सिम्टम्स के बेसिस पे क्या क्या ट्रीटमेंट देना है। ओके, तो फर्स्ट है आपका साइन एंड सिम्टम। जब बेबी हो जाएगा, अब गार्ड स्कोरिंग में आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी, मसल टोन वगैरह, कलर, रेस्पिरेशन, ठीक है, बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। बट अगर सेपरेटली देखे तो देखो पहले क्या पता चलेगा आपको। हाइपोटोनिया, हाइपो मीन्स होता है कम, टोनिया मीन्स होता है टोन, यानी कि डिक्रीज इन अ मसल टोन। तो जैसा कि हम बेबी को इस तरह से अगर उठाएंगे तो बेबी क्राई करेगा, राइट। बेबी अपने हैंड्स और लेग्स को मूव करेगा। अगर हम ऐसे भी उठाएंगे तो बेबी क्राई करने लगेगा, अपने लेग्स को, हैंड को मूव करने की कोशिश करेगा। बट यहाँ पे देखो बेबी किस तरह से पड़ा हुआ है ना। तो ये है हाइपरटोनिया। बेबी के अंदर इतनी एनर्जी ही नहीं है, बेबी के मसल्स में इतनी एनर्जी नहीं है कि उसको मूव करे या क्राई करे। ये है प्रीटर्म बेबी का एक ड्रॉबैक कि बेबी के अंदर एनर्जी का रिडक्शन है, डिक्रीज्ड इन एनर्जी ऑफ द बेबी ड्यू टू दिस कि वो अपने आप को मूव नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट है आपका स्किन। अगर आप स्किन देखोगे तो स्किन आपको बहुत पतली सी स्किन मिलेगी, जेलाटिनस स्किन मिलेगी। जेलाटिनस मीन्स होता है, देखो इसमें जेल आया है, मतलब जेल की जैसे उसके ऊपर कोई जेल लगा दिया गया हो। देखो यहाँ पे देखिए आप, कैसी अजीब सी स्किन लग रही है, सॉरी, कैसी अजीब सी स्किन लग रही है बेबी की, जैसे अलग से कोई जेल लगाया हो, वैसे जेलेटिनस स्किन लग रही है। थोड़ी सी शाइनी और ज्यादा पिंक लगेगी, और लैरिंगो भी प्रेजेंट होगा। देखो थोड़ी सी शाइनी दिख रही है। इतना नॉर्मली अगर देखा जाए तो हेल्दी बेबी इतना पिंक नहीं होता है जितना ये पिंक दिख रहा है। और लैरिंगो जो ये व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है ना, ये व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा है, दिस इज लैरिंगो। ये नॉर्मल बेबी में इतना ज्यादा नहीं दिखता है, होता है बट इतना ज्यादा नहीं होता है। एक्चुअली लैरिंगो का काम है इन बेबी को इन्फेक्शन से बचाना, और अब ये प्री टर्म बेबी है, टाइम से पहले बाहर आ गया है, तो लैरिंगो ने उसको छोड़ा ही नहीं है, वैसा का वैसा उसके ऊपर सिचुएटेड है। नेक्स्ट है आपका वर्निक्स एडिमा, बहुत कम होगा एंड मे बी प्रेजेंट, मे या मे नॉट भी प्रेजेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो वर्निक्स देख लेते हैं। नॉर्मली बेबी के पास इस तरह का एडिमा होता है, जहां कहीं ना कहीं आपको ऐसा जैसे ये स्वेल मिल रहा है ना, आपको अलग से दिख रहा होगा, वैसे बहुत सारी जगह पे मिलता है। यहाँ पे मिल जाता है, कभी यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन जो हमारा ये प्रीटर्म बेबी है उसमें बहुत कम वर्निक्स एडिमा मिल रहा है, जबकि मिलता है नॉर्मल बेबी में, और प्रीटर्म बेबी में कम मिल रहा है। ये भी एक तरह का साइन है। ब्रेस्ट के जो नोड्यूल हैं वो बहुत स्मॉल होंगे। जो ब्रेस्ट आप देख सकते हो कि जो ब्रेस्ट का ये मार्क है, निपल का ये जो मार्क है आप देख रहे हो कितना लाइट दिख रहा है, ठीक है। नॉर्मल बेबी में काफी डार्क मार्क दिखता है। नेक्स्ट है आपका सबक्यूटेनियस फैट इज डेफिसिट। सबक्यूटेनियस फैट, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला एरिया देखो फैटी फैटी से लग रहा है ना, ये वाला एरिया आपको फैटी फैटी से लग रहा है, ये एरिया आपको फैटी से लग रहा है, मतलब इसमें थोड़ा सा फैट आपको दिख रहा है कि हाँ हल्का सा है। लेकिन जो प्री टर्म बेबी होते हैं उनमें इस तरह का फैट नहीं दिखता है, एकदम पतले पतले दुबले से कमजोर से दिखते हैं, ठीक है। पीछे की तरफ यहाँ पे फैट होता है एक्स्ट्रा बेबी के पास, यहाँ पे और यहाँ पे, है ना। और नॉर्मली अगर आप देखो, आप अपनी बैक में अगर किसी को दिखवाओ, ठीक है, तो ये वाला फैट अभी भी आपको अपनी बैक में दिखेगा, होता है। लेकिन प्रीटर्म बेबी के यहाँ पे फैट नहीं होता है। आगे भी यहाँ पे फैट होता है नॉर्मल बेबी के, बट प्रीटर्म बेबी के फैट नहीं होता है, बहुत कम होता है या नहीं मिलता है। नेक्स्ट है आपका डीप सोल क्रीजेस आर ऑफन नॉट प्रेजेंट। तो नॉर्मली अगर देखो तो बहुत सारी क्रीजेस आपने बच्चे देखे होंगे, उनके देखो सोल पे कितनी सारी कट्स इतने सारे मार्क दिखते हैं। ये देखो, ये जितनी भी लाइंस हैं, कहते हैं ना किस्मत की रेखाएं, वही है ये पैर वाली, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इनके सोल पे, ये जो प्रीटर्म बेबी है इनके सोल पे ये बन नहीं पाई हैं, क्योंकि प्री मेच्योर
प्रीमेच्योर और प्रीटर्म बेबी सेम है, तो मेच्योरिटी नहीं आ पाई है, दैट्स वाई उनकी क्रीजेस नहीं बन पाई। अगर फेस या हेड की बात करें तो वो फेस के अकॉर्डिंग हेड आपका मतलब बेबी का छोटा होगा और फेस कुछ ज्यादा, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, एक मिनट, जो फेस होगा उसका साइज कम होगा, यहाँ पे देख लो कितना छोटा सा है, एंड जो हेड होगा उसका एक्स्ट्रा साइज होगा जितना नहीं होना चाहिए, और जो बॉडी को सूट भी नहीं कर रहा है उसकी, देखो बॉडी कितनी लीन सी है, पतली सी, और उसका हेड कितना बड़ा है और फेस कितना छोटा है। तो अगर यही बच्चा 9 मंथ में पैदा हो जाता तो फेस का, हेड का और बॉडी का साइज एकदम सिमेट्रिक, मतलब एकदम इक्वल मिलता, इक्वल इन द सेंस जैसा होना चाहिए वैसा मिलता, नॉर्मल बेबी की तरह। Sutures are widely separated and frontanels are large. ओके ये आपको दिखा देती हूँ मैं, किस चीज की यहाँ पे बात चल रही है मैं आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये है फ्रंटनल, जैसा कि फीटल स्कल में, वैसे मैं फीटल स्कल की वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, राइट। जैसा कि फीटल स्कल में मैंने आपको पहले भी बताया है कि दो फ्रंटनल होते हैं, दो तरह के गड्ढे होते हैं, एक बड़ा गड्ढा होता है जिसको हम एंटीरियर या ब्रिग्मा बोलते हैं, या पीछे का छोटा गड्ढा जिसको हम पोस्टीरियर फ्रंटनल या लैम्डा भी बोलते हैं। ये 1.5 ईयर में क्लोज होता है, और जो पीछे वाला छोटा वाला होता है वो 1.5 मंथ में क्लोज होता है, ठीक है। तो ये इतना बड़ा जितना दिख रहा है ना, इतना बड़ा नहीं होता है, मतलब प्रीटर्म बेबी में जब जैसे ही बेबी पैदा होता है तो अब ये साइज थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करता है ना, तो ये एज इट इज आपको मिलेगा जैसे कि बेबी के मतलब मदर के पेट में बेबी होता है तभी इतना बड़ा होता है, और ये नॉर्मल बेबी में इतना बड़ा नहीं दिखता, या आपको प्रीटर्म बेबी में विजिबल दिखेगा, पीछे वाला भी आपको विजिबल दिखेगा। उसी तरह से जो सूचर्स होते हैं, देखो जो कट्स लगे होते हैं बेबी के हेड पे ऐसे 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 ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, देखो ये फ्रंटल सूचर है ना, ऐसे ऐसे कट लगा होता है, ठीक। लेकिन ये डिलीवरी के बाद डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है, बट प्रीटर्म बेबी में ये अभी भी दिखेगा आपको, ऐसे कट्स आपको दिखेंगे प्रीटर्म बेबी के हेड में, ऐसे कट्स दिखेंगे जो कि नहीं दिखने चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोट्रूडिंग आई ड्यू टू द शैलो ऑर्बिट। जो प्रीटर्म बेबी होगा उसकी आईज आपको एलियन की तरह ऐसा लगेगा कि बाहर की ओर दिख रही है काफी ज्यादा, यहाँ पे देख लो बाहर की ओर दिख रही है, क्यों? क्योंकि जो इसकी जो आई ऑर्बिट है, आई के आसपास के एरिया को हम आई ऑर्बिट कहते हैं, जितने में आई हमारी फिट रहती है उसके आसपास के पूरे एरिया को, सर्कुलर एरिया को आई ऑर्बिट बोलते हैं। तो ये आई ऑर्बिट जो है वो थोड़ा सा शैलो है, उभरा हुआ सा है, इसी वजह से आंखें भी उभरी हुई दिख रही हैं। देन ईयर कार्टिलेज इज डेफिसिट विद द पुअर रिकॉइलिंग। देखो अभी फुल टर्म बेबी में जो कंप्लीट नॉर्मल 9 मंथ कंप्लीट करके आया मदर के वूम्ब में, पेट में, तो यहाँ पे देखो कितने अच्छे से इसका शेप एंड साइज हुआ है। एंड जो प्री टर्म वाले बेबीज हैं देख लीजिए, इनका अभी कंप्लीट बन भी नहीं पाया है कर्व, ये जो कर्व है ये अभी कंप्लीट नहीं हो पाया। यहाँ पर देख लो कितना सा एबनॉर्मल सा दिख रहा है, जो कर्व है अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है और ये पैदा हो गए, इनको बड़ी जल्दी थी आने की। हाँ चलो चलते हैं बाहर की दुनिया में, बड़े आए। ओके, देन हेयर अपीयर्स थोड़ा सा वूली और फुजी से दिख रहेगा। देखो यहाँ पे देख लो, मेरे पास कुछ अच्छी सी इमेज नहीं मिली, आप यहाँ पे देख लो जो हेयर्स हैं कितने अजीब तरह के, जैसे लग रहा है कि ऊन की तरह, है ना। एंड फजी थोड़ा सा फैले फैले से हैं, अजीब से, जैसे लग रहा है स्पाइक्स बनाई हुई है, खड़े हुए हैं एकदम, जैसे लग रहा है जेल लगा दिया हुआ है इन्होंने, है ना। तो थोड़ा सा अजीब से इनके हेयर्स दिखेंगे। ये तो मैंने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं जो प्लांटर, अच्छा ये तो मैं बता चुकी हूँ, रिपीट हो गया। ये तो प्लांटर क्रीजेस हैं, जो कि यहाँ पे ये कट्स मतलब क्रीजेस हैं, जो कि रेखाएं होनी चाहिए थी वो नहीं है। और जो नेल्स हैं वो कैसे दिखेंगे ये देख लो, नेल्स भी इनकम्प्लीटली फॉर्मेशन हुए, इनकम्प्लीट फॉर्मेशन हुए। इन नेल्स को अच्छे से बन जाना चाहिए था, बट वही है ना कि आप टाइम से पहले बाहर आ जाओगे कूद के, तो कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। देन जो नेल्स हैं वो आपको थोड़ा सा पिंकिश दिखेंगे, वैसे भी ऑब्वियस ये बात है कि पूरी बॉडी ही पिंकिश पिंकिश से दिख रही है, तो नेल्स भी क्या होंगे, पिंकिश पिंकिश से दिखेंगे। एक्टिविटी अगर देखी जाए, जैसे बच्चों को बच्चे ट्राई करते हैं
या बच्चों को उठाओ तो बच्चे थोड़ा सा मोरो रिफ्लेक्स या अपने हाथ को थोड़ा सा इधर उधर ऐसे 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 घुमाते हैं, तो वो सब नहीं कर पाएगा बेबी। लेस एक्टिविटी ऑफ द लिम्स, हाथों और पैरों की जो एक्टिविटी होगी वो लेस होगी। क्यों? क्योंकि उसकी अंदर उतनी एनर्जी नहीं है, ना ही उसके मसल्स में इतनी ताकत है। ये देखो निपल वाला जो मैंने आपको बताया था ना, ये देखो प्री टर्म बेबी के जो निपल्स का जो शेप और साइज और जो विजिबिलिटी होगी वो लेस होगी एज कंपेयर टू दी टर्म। सकिंग रिफ्लेक्स पुअर होगा, अच्छे से सक नहीं कर पाएगा, मदर के ब्रेस्ट मिल्क को नहीं ले पाएगा, मदर के निपल को नहीं पकड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एनर्जी नहीं है। सेम यहाँ पे क्राई करने के लिए भी भाई उसको एनर्जी चाहिए होती है। तो अगर क्राई करने के लिए एनर्जी नहीं होगी तो वो ज्यादा क्राई भी नहीं कर पाएगा, और करेगा भी तो उसकी आवाज कम निकलेगी, वीक वॉइस निकलेगी। नो ब्रेस्ट टिश्यू पैल्पेबल, देखो यहाँ पे ब्रेस्ट टिश्यू पैल्पेबल नहीं है। पैल्पेबल मीन्स अगर आपको इसको फील करना तो आप टर्म बेबी के ब्रेस्ट को आराम से फील कर सकते हो, निपल को, और इनको नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस के बारे में देख लेते हैं एक बार। पुअर रिफ्लेक्सेस होंगे, जैसे बेबी के नॉर्मल मोरो रिफ्लेक्स, ये जो देखो जब इन्होंने इसको छोड़ा तो इसने अपने हाथ को हाइपर एक्सटेंशन कर लिया, फैला दिया हाथों और पैरों को भी, है ना, पैरों का भी मूवमेंट आपको दिख रहा है, हाथों का भी मूवमेंट दिख रहा है, तो ये नॉर्मल बेबी है। अगर इसी तरह से हम प्रीटर्म बेबी को छोड़ते हैं तो प्रीटर्म बेबी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास एनर्जी नहीं है। सकिंग रिफ्लेक्स मैं आपको पहले ही बता चुकी है। स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स, सक भी कम कर पाएगा और अंदर स्वॉलो भी कम कर पाएगा, ठीक है, और उसको एस्पिरेशन के भी चांसेस रहेंगे, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी कि अच्छे से स्वॉलो करके चीजों को अंदर ले सके। और जितने भी अदर रिफ्लेक्स है, ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स वगैरह, ये भी हाथ पकड़ने का, जो उंगली हाथ आपके उस बच्चों के हाथ पे उंगली रखो तो वो पकड़ लेते हैं, ये सारी चीजें जो है उनकी काफी डिक्रीज होंगी या डैमेज हो सकती हैं। अनकोऑर्डिनेटेड सकिंग swallowing lead to the feeding difficulty, सिंपल सी चीज है। देखो मदर का जो ब्रेस्ट मिल्क है वो बेबी के लिए ऑल ओवर या नेचुरल फूड है, या कह सकते हैं कि सबसे बेस्ट फूड है न्यूबॉर्न्स के लिए 6 मंथ तक। क्यों? क्योंकि उनको इसके अलावा अभी कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरी चीज, माँ 6 महीने तक सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क पे बच्चों को पाल सकती है। तीसरी चीज, ब्रेस्ट मिल्क में वो सारी इसेंशियल चीजें होती हैं, चाहे वो इम्यूनिटी से रिलेटेड ले लो, चाहे वो विटामिन मिनरल्स, चाहे वो जितनी भी चीजों से रिलेटेड ले लो, सब कुछ ब्रेस्ट मिल्क में होता है और बेबी को मिलता है। उसी के बेसिस पे जैसे जैसे ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से पहुंच जाता है बेबी के अंदर, तो बेबी अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है और उसको डिजीज के चांसेस भी कम रहते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर प्रीटर्म बेबी हो गया तो वो ब्रेस्ट मिल्क भी नहीं पी पाएगा। जब वो ब्रेस्ट मिल्क नहीं ले पाएगा तो अभी तो प्रॉब्लम है ही, अभी तो कैसे भी हमने उसको बचा लिया, लेकिन आगे चल के भी उसको हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। वो जल्दी जल्दी बीमार होगा, उसकी इम्यूनिटी कम होगी, उसकी मेमोरी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगी, उसकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगी, वो चीजों में कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने सारी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स छोड़ दिए हैं जो कि ब्रेस्ट मिल्क में थे। ओके, नाउ वल्नरेबल टू डेवलप इंट्रा वेंटिकुलर या पेरीवेंटिकुलर हेमरेज। तो इंट्रा मीन्स इनसाइड, वेंटिकुलर मीन्स ब्रेन के अंदर जो 4 वेंटिकल्स होते हैं जिसके अंदर सीएसएफ दौड़ता है, ठीक, उसके अंदर हेमरेज होने के चांसेस होंगे। इसलिए होंगे क्योंकि बेबी का हेड भी वीक है, बेबी खुद में इतना वीक है कि उसको अगर आप अच्छे से हैंडल नहीं करोगे तो हो सकता है कि सर में प्रेशर पड़ जाए। एक और रीजन हो सकता है कि जब बेबी को अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलता है तब अंदर हेमरेज हो जाता है ना, तो ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी वजह से जब बेबी को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा बेबी के अंदर तो ब्लड की भी कमी होगी, क्योंकि बेबी में ऑलरेडी वीकनेस है, बेबी के पास उतना ब्लड भी नहीं है, टाइम से पहले बाहर आ गया है, अब वो ब्रेस्ट मिल्क भी नहीं ले पा रहा है, तो आरबीसीज कैसे बनेंगे, हीमोग्लोबिन कैसे बनेगा, है ना। तो इन सारी चीजों की वजह से इंट्रावेंटिकुलर जो हेमरेज है उसके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, देख लेते हैं क्या क्या ब्रीदिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी। तो ब्रीदिंग में ये प्रॉब्लम होगी कि सिंपल सी चीज है, देखो मैंने आपको सारे लिंक बता दिए हैं। पहले तो
वो उसकी सकिंग रिफ्लेक्स नहीं अच्छी है, दूसरा वो ब्रेस्ट फीड नहीं ले पा रहा है, तीसरा जब उसके अंदर उसकी जो आरबीसीज नहीं बन पाएंगी तो ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो वो क्या होगा, अंदर ऑक्सीजन अच्छे से नहीं जाएगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी। इसके अलावा भी प्रॉब्लम ये है कि जब उसके लंग्स उतने स्ट्रांग ही नहीं होंगे तो वो कैसे ब्रीदिंग को कंट्रोल कर पाएगा, लाइक ब्रीदिंग को कैसे मैनेज कर पाएगा, सॉरी कंट्रोल बोल रही हूँ, मैनेज कैसे कर पाएगा। एपनिया होने के पूरे चांसेस होंगे, है ना। एपनिया मीन्स एब्सेंट ऑफ ब्रीदिंग, है ना, अचानक से वो ब्रीद नहीं कर पाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि 20 सेकंड से कम के लिए उसकी ब्रीदिंग रुक गई, तो 20 सेकंड से कम के लिए हो चाहे जितनी देर के लिए हो, बेबी के अंदर अगर ये प्रॉब्लम होगी तो बेबी फिर सरवाइव नहीं कर पाएगा। पुअर कफिंग रिफ्लेक्स, जैसा कि ये कफ नहीं कर पा रहा है, कफिंग रिफ्लेक्स के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, कोई भी प्रेशर वाले काम करने के लिए एनर्जी बॉडी में चाहिए होती है, जो कि उसके पास नहीं है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। व्हाट इज दिस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, कह सकते हैं इट इज अ इमेच्योर लंग्स की वजह से क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो रहा है। इसमें होता क्या है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, ये एक ब्रीदिंग डिसऑर्डर है जिसकी वजह से बेबी को इजिली बेबी की मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट हो सकती है इंक्रीज। जीआई सिस्टम में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जीआई सिस्टम में देखो लीवर अच्छे से अगर काम नहीं करेगा तो डाइजेशन, देखो सिंपल सी चीज है, लीवर अच्छे से काम नहीं करेगा तो डाइजेशन नहीं प्रॉपर होगा, डाइजेशन नहीं प्रॉपर होगा तो बेबी की हेल्थ मेंटेन नहीं हो पाएगी, बेबी की हेल्थ मेंटेन नहीं हो पाएगी तो बेबी स्ट्रांग नहीं रहेगा, डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा तो आरबीसीज भी हमारे नहीं बनेंगे, आरबीसीज नहीं बनेंगे तो बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज हो जाएगा और उसको जॉइंडिस हो जाएगा। तो हाइपर बिलिरुबिमिया क्या है, इंक्रीज इन अ बिलिरुबिन लेवल मोर देन नॉर्मल मींस उसको जॉइंडिस हो जाएगा। देन एब्डोमिनल डिस्टेंशन, देखो एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा हुआ है, इसमें देखो क्या प्रॉब्लम हो रही है, जब उसका डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा है तो उसके अंदर जो है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या बाइल का जो इरिटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से उसको अंदर जलन सी भी हो रही होगी, जो कि बच्चा बता नहीं पाता है और बेबी रोते रहते हैं और हम घबरा जाते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर रेगुलेशन में उसको हाइपोथर्मिया होगा, हाइपो मीन्स कम, थर्मिया मीन्स गर्मी, ठीक है, उसके अंदर कम गर्मी पैदा होगी। क्यों कम गर्मी पैदा होगी, आपको जहां तक पता होगा कि हमारी बॉडी को जब हीट प्रोड्यूस करनी होती है तो वो हमारे मसल्स का सहारा लेती है, ठीक है। जब आपको याद है कि जब हमें ठंड लगती है तो हम कांपने लगते हैं, तो हम कांपते इसलिए हैं क्योंकि उस टाइम पे हमारी मसल्स वाइब्रेट हो रही होती है हीट प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन बेबी के अंदर ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी, क्यों, क्योंकि बेबी के अंदर के मसल्स की जो एनर्जी है वो रिड्यूस्ड है ऑलरेडी, तो वो क्या कहते हैं हीट को मेंटेन नहीं कर पाएगा। जब हीट को मेंटेन नहीं कर पाएगा तो हाइपोथर्मिया होने के पूरे चांसेस होंगे। नेक्स्ट है जेनाइटल ऑर्गन, तो मेल में अगर देखा जाए तो जेनाइटल ऑर्गन का मेच्योरिटी अच्छे से नहीं हुई होगी, देख लो कितना सा डल सा लग रहा है, पुच्चू सा, छोटा सा, गुज्जू सा, है ना, ऐसा थोड़ी ना होता है। सो देखो अच्छे से होना चाहिए था, एक पुअरली थोड़ा डेवलपमेंट पुअर है, यहाँ इनको देख लो, चुट्टू सा, इतना छोटा सा, इतना मासूम सा नहीं होता है ना, अच्छे से होता है, ठीक। उसी तरह से अगर फीमेल होगी तो देखो फीमेल में ये जो लीबिया मेजोरा माइनोरा हमारा होता है, देखो लीबिया मेजोरा क्या होता है, बाहर की जो कवरिंग्स होती हैं वो है लीबिया मेजोरा, उसके अंदर एक और कवरिंग होती है उसको बोलते हैं लीबिया माइनोरा। बट अगर देखा जाए तो ये अच्छे से सेपरेट भी नहीं हुई है और ना ही आपको दिख रहा है अच्छा सा, ये एक्सपोज भी नहीं हो पाई ना ही सेपरेट हो पाई। और देखो हाइपरट्रोफाइड क्लाइटोरिस, पहली चीज तो क्लाइटोरिस कहाँ है ये देख लो, ये जो आपको दिख रहा है ना बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, ये है, ये क्लाइटोरिस है, ये कुछ ज्यादा ही बन गया है, मतलब ये ज्यादा दिख रहा है। पता है ये दिख क्यों रहा है, क्योंकि ये आसपास का जो एरिया है वो ठीक से नहीं बना है, इसलिए वो आपको ज्यादा दिख रहा है, उसको हमने बोल दिया हाइपर ट्राइफॉइड क्लाइटोरिस। तो मेल और फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन भी आपको आई थिंक समझ में आ गए होंगे। So this is all about the clinical features of the preterm या premature baby. I think आपको क्लियर हुआ होगा, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। हेड से लेके टो तक आप देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटीज उसमें मिल जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट। और अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और सबको बताइए इस चैनल के बारे में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।